नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल परीक्षा एक ज्ञान में। और आज हम पढ़ेंगे वर्ण और ध्वनियों के विचार के बारे में। वर्ण क्या होते हैं, उनसे जो उत्पन्न ध्वनियां होती हैं वह किस तरह की होती हैं, किस प्रकार की होती हैं, इसके संबंध में आज हम पढ़ेंगे। वर्ण, सबसे पहले यदि बात करेंगे वर्ण क्या होता है, तो वर्ण जो होता है वह जो है वर्णमाला की वह सबसे छोटी सी छोटी वह इकाई होती है जिसका खंडन नहीं किया जा सकता है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है। वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। अब वर्णों के मेल से जो उत्पन्न जो चीज उत्पन्न होती है वो हमें ध्वनि के रूप में उत्पन्न होती है। और ध्वनियां क्या होती हैं? तो ध्वनि जो होती है वो जैसे हम कुछ जो बोलते हैं और बोलने के लिए जिन वर्णों का यूज करते हैं, जो वर्ण यूज हो रहे हैं वो सभी हमारी क्या कहलाती हैं? ध्वनियां आती हैं। अब उन ध्वनियों पर यदि हम विचार करें तो ध्वनि विचार कहते हैं उन्हें। तो आइए हम जानते हैं कि वर्णों के प्रकार के बारे में कुछ पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला जो हमारा वर्ण आता है वह स्वर वर्ण आता है। और स्वर वर्णों की संख्या जो होती है वो 11 होती है। स्वर वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें एक को ह्रस्व स्वर कहते हैं और दूसरे को दीर्घ स्वर कहते हैं। जो ह्रस्व स्वर आता है उसे ह्रस्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि ह्रस्व स्वर को उच्चारण जब किया जाता है, जब जो ह्रस्व स्वर वाले जो वर्ण होते हैं और जब उनका जो उच्चारण किया जाता है तो हमारे मुख से जो हवा निकलती है, या फिर कह सकते हैं कि उनको बहुत कम समय में ही बोला जा सकता है। जैसे कौन कौन से है ह्रस्व स्वर में? जैसे अ, ई, उ। तो ये क्या है? अ, ई, उ। ऐसे हमने बोला तो हमें ज्यादा टाइम नहीं लगा। यानी ऐसे वर्ण जिन्हें कम समय में उच्चारण कर लिया जाता है, ऐसे वर्णों को हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। दूसरी बात करें तो दूसरा स्वर वर्ण है हमारा दीर्घ स्वर। तो जैसे ही ह्रस्व स्वर को बोलने में या उच्चारण करने में कम समय लगता है, वैसे ही दीर्घ स्वर की बात करें तो इसे बोलने में, इसे उच्चारण करने में हमें ज्यादा समय लगता है। जैसे आ, बड़ी, छोटा ऊ, ए, ओ, औ, ये सभी जो है दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अवाग्य व अयोग्य वा स्वर की तरफ। अयोग्य वा दो प्रकार के होते हैं, दो वर्ण होते हैं अयोग्य वा। एक होता है हमारा अंग और दूसरा होता है हमारा अ। अंग को अनुस्वार कहते हैं और अ को विसर्ग कहते हैं। तो इस तरह से हमने पढ़ा स्वर वर्ण के बारे में। स्वर वर्ण ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और अयोग्य वा स्वर। ह्रस्व स्वर उन्हें कहते हैं जिन्हें बोलने में हमें कम समय लगता है, वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, ई और छोटा ऊ। दीर्घ स्वर हम उन स्वरों को कहते हैं जिन्हें बोलने में, जिनका उच्चारण करने में हमें ज्यादा समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अयोग्य वा स्वर दो होते हैं। कौन कौन से? अंग और अ होते हैं। अंग अनुस्वार कहते हैं और अ को विसर्ग कहते हैं। आओ आगे की तरफ चलते हैं। स्वर वर्ण के बाद हम जो हमारा दूसरा वर्ण है वह व्यंजन वर्ण है। और व्यंजन वर्णों की बात करें तो व्यंजन वर्णों को 3 वर्गों में बांटा गया, जिसको पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। अब बात करेंगे स्पर्श व्यंजन क्या होता है। तो स्पर्श व्यंजन उन व्यंजनों को कहते हैं, उन व्यंजनों को जिनका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा, हमारे ओठ, हमारे दांत यानी अलग अलग स्थानों को क्या करे? स्पर्श करे, अलग अलग जगहों को स्पर्श करे। तो इस प्रकार के व्यंजन को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। आइए जानते हैं अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन उस कहते हैं, अंतस्थ से नाम से ही आ रहा है, इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। इसका नाम है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन उन व्यंजनों को कहते हैं जो स्वर और व्यंजन के मध्य में होते हैं और उनसे निकलते हैं, उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन करते हैं। जैसे य, र, ल और व।
अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। यदि हम बात करें ऊष्म व्यंजन की, तो ऊष्म व्यंजन उन व्यंजनों को कहते हैं जिन वर्णों को बोलते समय हमारे मुंह में घर्षण हो, जिन्हें बोलते समय हमें घर्षण के माध्यम से वायु मुख से बाहर निकले, तो उन वर्णों को बोलते समय तो वो वर्ण जो होते हैं वो ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? स, मूर्धन्य स, छोटा स और ह। बड़ा स, छोटा स, मूर्धन्य स और ह जो होते हैं वो ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं संयुक्त व्यंजन। अब इन्हें संयुक्त किस लिए कहते हैं? संयुक्त का मतलब होता है कि जोड़े के पास, यदि दो वर्ण मिलकर जब कोई एक नया वर्ण बनाते हैं तो इस तरह के वर्णों को हम संयुक्त व्यंजन या संयुक्त व्यंजन से प्राप्त वर्ण कहते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जैसे छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये कब सभी क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब इन्हें बनाया कैसे जाता है? संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, स, स और ह। बड़ा स, मूर्धन्य स, छोटा स और ह, यह ऊष्म व्यंजन के जो अंतर्गत आते हैं। अंतस्थ व्यंजन भी 4 हैं, य, र, ल और व। और यदि बात करें कि हमारा स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो हम इन श्रेणी को हटा दें, ये अंग, इय, अण, न और म हटा दें, तो इधर के जितने भी ये व्यंजन है क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, त, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध और प, फ, ब, भ, ये सभी हमारे स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो संयुक्त व्यंजन हमने पढ़ा कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? तो जब दो वर्ण आपस में मिलकर एक नया वर्ण बना देते हैं तो वह संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे यदि हमें आ जाए कि बताओ कि छ जो है, छत्री छ जो है वह उसका किन वर्णों के व्यंजन से मिलकर बना होता है? तो क और मूर्धन्य स से मिलके छ बनता है, छत्री छ बनता है। त्र किन से मिलकर बनता है? त और र के मिलने से त्र बनता है। ज्ञ किससे बनता है? तो ज और इय के मिलने से ज्ञ बनता है। स्र किस वर्णों से मिलने से बनता है? तो यह जो है स और प्लस र के मिलने से क्या बनता है? ज्ञ बनता है, स्र बनता है। अब बात करते हैं महाप्राण और अल्प प्राण क्या होता है। महाप्राण और अल्प प्राण। अब महाप्राण से ही समझ में आ रहा है, महा का मतलब महा से ही समझ में आ रहा है कि अब ये जानो कि महाप्राण होता क्या है। तो महाप्राण उनको कहते हैं जिन वर्णों को बोलते समय हमारे मुंह से खूब ढेर सारी हवा निकलती है, खूब ढेर सारी वायु बाहर निकलती है, वो क्या कहलाती है? महाप्राण कहलाती है। और महाप्राण किसी भी जो हमारा क वर्ण, त वर्ण, च वर्ण, प वर्ण, ट वर्ण, ये जितने भी वर्ण हैं, जितने भी वर्ग हैं, ये जितने भी वर्ग के अंतर्गत जो वर्ण हैं, उनमें बात करें तो दूसरा, चौथा और जितने भी ऊष्म वर्ण होते हैं वह क्या होते हैं? वह हमारे महाप्राण वर्ण होते हैं। अब आगे जानते हैं महाप्राण वर्ण कौन कौन से हैं। अभी हमने पढ़ा कि क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अभी हमने पढ़ा कि महाप्राण उन्हें कहते हैं जो किसी क वर्ग में या च वर्ग में या ट वर्ग में या त वर्ग में या प वर्ग में जो दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वह हमारा महाप्राण होता है। तो देखिए क वर्ग में ख क्या है? महाप्राण है। च वर्ग में छ क्या है? महाप्राण है। ट वर्ग में जो है ठ क्या है? महाप्राण है। ट वर्ग में थ क्या है? महाप्राण है। उसी तरह जो चौथा होता है दूसरा और चौथा, ये सभी क्या है? महाप्राण है। दूसरा और चौथा क्या है? महाप्राण है। क्यों? इन्हें बोलने में हमें हमारे मुख से ज्यादा ध्वनि निकलेगी, हमारे मुख से ज्यादा वायु निकलेगी, तो उन्हें क्या कहेंगे? महाप्राण कहेंगे। उसके अलावा जितने भी ऊष्म वर्ण है यानी स, फिर मूर्धन्य स, छोटा स, ह, ये सभी क्या है? हमारे महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। अब अगर हम बात करें अल्प प्राण क्या होता है, तो सेम इसका उल्टा है। जिसको बोलने में मुख से ज्यादा हवा निकलती है वो हमारा महाप्राण कहलाता है। जिसे बोलने में मुख से
कम हवा निकले उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम जो है अल्प प्राण कहेंगे। और अल्प प्राण जो है वो किसी भी वर्णों के वर्ग में कौन कौन सा स्थान पे होते हैं, तो पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा और जो पांचवा जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे जो होते हैं अल्प प्राण होते हैं। जैसे ये पहला है, ये तीसरा है और ये पांचवा है। तो ये सभी क्या है, पहला, तीसरा, पांचवा। जैसे क, ग, ठीक है, अंग, च, फिर यहाँ पे आकर ज हो गया, ट हो गया, ड हो गया, त हो गया, द, न हो गया, प हो गया, ठीक है, इसके बाद म हो गया, इसके बाद ब हो गया। तो ये सभी क्या है हमारे, ये सभी अल्प प्राण है। तो दोस्तों आज हमने किसके बारे में पढ़ा, तो आज हमने पढ़ा वर्णों के बारे में। तो वर्ण जो है छोटी इकाई है जिसे हम क्या विभाजित नहीं कर पाते हैं, वो हमारे वर्ण कहलाते हैं। स्वर वर्णों के बारे में पढ़ा, स्वर वर्ण हमेशा स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, स्वर वर्ण कहलाते हैं। उनके बारे में 2 बार में पढ़ा, ह्रस्व स्वर्ग और दीर्घ स्वर के बारे में पढ़ा, अयोग्य वाक्य के बारे में पढ़ा। व्यंजन वर्ण को 3 भागों में हमने पढ़ा, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से जो वर्ण हैं वो कहां कहां से बोले जाते हैं, मुख में, मुंह से कहां, मुंह के कौन कौन से भागों से जो है यह वर्णों का उच्चारण होता है। तो आइए जानते हैं। जो हमारा क वर्ण होता है, जो हमारा क वर्ग होता है, तो जो क वर्ग होता है वह कंठ से बोला जाता है। कहां से बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है। तो क वर्ग में क्या क्या आता है, क, ख, ग, घ और अंग, ये क वर्ग में आते हैं। तो क वर्ग किससे बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। अब बात आया च वर्ग। च वर्ग किससे बोले जाते हैं, तालु से। किससे बोले जाते हैं, तालु से बोले जाते हैं। जैसे च, छ, ज, झ, य। खुद बोल के देखिए, आपको लगेगा कि हाँ इसका जो उच्चारण हो रहा है वो हमारे मुंह के अंदर हमारे तालुओं से इसकी कुछ क्रिया हो रही है और यह तालु से बोला जाता है। त वर्ग किससे बोला जाता है, ट वर्ग जो है मूर्धा से बोला जाता है, जिसमें ट, ठ, ड, ध और अण आते हैं। त वर्ग किससे बोला जाता है, दंत से बोला जाता है। इसको कैसे याद कर लेंगे, तो इसको त में भी, तो में दंत में तो आ रहा है और तो वर्ग में तो, यानी दंत से जब भी तो वर्ग आए तो समझ जाना दंत में तो आता है तो वर्ग में दंत से बोला जाएगा। तो दंत में तो, थ, द, ध और न, ये सभी क्या है, ये किससे बोले जाते हैं, ये दंत से बोले जाते हैं, ये दंत से उच्चारण होते हैं। इसके बाद ओष्ठ से कौन कौन से बोले जाते हैं, हमारे ओष्ठ से जैसे हम बोलेंगे प, फ, तो हम देखेंगे कि हमारे जो ओष्ठ हैं, जो हमारे ओठ हैं, इसमें क्रिया कर रहे हैं आपस में। प बोलिए, प, फ, देखिए आपके ओठ आपस में एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है। तो प, फ, ब और भ और म। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा वर्ण और तथा उनके ध्वनि विचारों के बारे में, जिनमें हमने पढ़ा स्वर वर्ण के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा व्यंजन वर्ण के बारे में, व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ा, हमने स्वर वर्णों के बारे में जितने अंदर भेद थे हमने उसके बारे में पढ़ा, व्यंजन वर्णों में जो भेद थे उसके बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, ऊष्म व्यंजन क्या होता है, संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से होते हैं, महाप्राण और अल्प प्राण के बारे में पढ़ा। तो दोस्तों यदि आज की यह क्लास आपको अच्छी लगी होगी और तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और हमें यह भी बताइएगा कि हम इसमें और क्या चीज आप लोगों को ऐड करें जिससे आप लोगों को और ज्यादा हमारी वीडियो जो है पसंद आए और आप लोगों को और ज्यादा समझ में आए। तो अपने बातों को आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों मैं प्रतीक मिश्रा, इसी के साथ जो है हम आपको अगली क्लास में मिलेंगे और कुछ नए टॉपिक के साथ। तो धन्यवाद।